चैनल 24 प्लस न्यूज के इस शो में मैं शिल्पा आपकी होस्ट और दोस्त बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गर्मी हर साल पड़ती है, हर बार पड़ती है और हर बार हम हाय हाय गर्मी करते हैं, लेकिन इस बार की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। इस गर्मी ने सब कुछ प्रभावित कर रखा है। आपके हेल्थ इश्यूज इस बार सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। इतनी गर्मी में क्या बचाव कर सकते हैं आप ब्रेन स्ट्रोक से? आपने सुना होगा अभी सबसे ज्यादा केसेस हॉस्पिटल में लू के आ रहे हैं। पेशेंट्स के लिए जगह कम पड़ रही है, पेशेंट्स के इलाज के लिए सोचना पड़ रहा है, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। यानी एक ऐसी बीमारी जो गर्मी के मौसम में आई है और ये गर्मी लेकर आई है, जबकि ये गर्मी हर साल हर बार पड़ती है। इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में क्या क्या समस्याएं पैदा कर दी है, आपके हेल्थ इश्यूज पैदा कर दिए हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उन सब के बारे में बात करने के लिए आज दो दिग्गज डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आभार। हमारे साथ है एक और डॉक्टर, एमडीएम हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित माथुर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। दोनों डॉक्टर आज आपसे बात करने वाले उन सभी कारणों के बारे में जिनकी वजह से आपका स्वास्थ्य इस गर्मी के दौरान प्रभावित हो रहा है। तो चलिए अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। आभार। सर, जैसा कि मैंने कहा, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ पड़ गई है और सभी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सामान्य तौर पे जब हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 36.8 यानी 37 डिग्री तक का यदि टेम्परेचर रहता है, तो हमारा शरीर की जैविक और रासायनिक क्रिया है, जिसके कारण पूरा शरीर की सारे अंग अपने सामान्य तौर पे काम करते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन शरीर के बॉडी का आपस का एडजस्टमेंट जो है वो 40 डिग्री तक मेंटेन कर लेगा। उसमें भी थोड़ी थोड़ी जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हमारे फंक्शंस को, बॉडी के ऑर्गन्स को, फंक्शन को बराबर मेंटेन करते हैं, वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 40-41 डिग्री पे है। जब हम छोटे थे, जब हमारे बच्चों के बुखार 102-103 डिग्री होते थे, तो देखते थे कि उनको ताने आ जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो जब भी टेम्परेचर 41 से ऊपर यानी 42-43, जो अभी 47-48 चल रहा है, ये हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को ख़त्म कर रहा है। यानी जैविक क्रिया भी डिस्टर्ब हो गई है, रासायनिक प्रक्रिया भी कम हो गई है। इसके फलस्वरूप जो खून में गाढ़ापन आ गया, जब ये खून ब्रेन में जाता है तो चूंकि हार्ट के पंप से अंदर तो ब्रेन में तो आराम से चला जाता है, लेकिन चूंकि इसकी कैपेसिटी वापस रिटर्न होने की जो वेन्स की होती है वो उतनी कैपेसिटी नहीं रहती गाढ़ापन होने के कारण। तो धीरे धीरे ये सिलिकाओं में यानी वेन्स के अंदर जमने लग जाता है और एक प्रोट का फॉर्म ले लेता है। तो इस वक्त जब पेशेंट जो टेम्परेचर में आधे घंटे, घंटे भर या 45-46-47 डिग्री पर एक्सपोज हो गया घंटे भर लगातार, तो खून का गाढ़ापन है वो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को अफेक्ट करता है। नतीजन उसके ये होता है कि पेशेंट के अंदर धीरे धीरे पहले सर दर्द तेज चालू होगा, हल्का बुखार आएगा, तेज बुखार हो जाएगा। और जब तेज बुखार और सर दर्द होगा, ऐसा ही नहीं है, उसमें उल्टियाँ और बेहोशी का आलम आ जाएगा। पहले ये सोचा जाता था कि ये लू एक तरह की बीमारी है जो शरीर के लू के कारण होता है, लेकिन 1957 में बेंगलोर के प्रसिद्ध डॉक्टर पद्मावती ने ये स्टडी करके कहा कि ये लू का इफेक्ट जो है वो ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। उन्होंने बताया कि जो ब्रेन में पेशेंट जो मरते हैं लू में, उसका मुख्य कारण ये होता है कि जो ब्लड में क्लॉट बन गया, जिसको कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी नाम कहते हैं, और जब वो खून वापस हार्ट में नहीं आता है तो वहाँ पर ब्रेन में धीरे धीरे सूजन आने लग जाती है। इस समय आदमी को लकवा भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कन्वर्जन आकर आ सकते हैं, और पेशेंट के धीरे धीरे याद बेहोशी के अंदर कोमा में चला जाता है। यदि इस अवस्था में पहुंचने के पहले यदि मरीज को इलाज शुरू कर दिया जाता है तो मरीज के बचने की संभावना 90 से 95% रहती है। लेकिन किसी कारण से, जैसे मजदूर है, खेतों में काम कर रहे हैं या सड़कों पर काम कर रहे हैं, और वो लगातार एक्सपोज होते रहते हैं, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे एक्सपोज हो गए, और ये कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है और बेहोशी में चले गए हैं, उस समय उनको बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारे ये जो टेम्परेचर अभी चल रहा है 47-48 डिग्री टेम्परेचर, जबकि आज तो फ्लोदीप 51 डिग्री टेम्परेचर है, पर 51 तो मतलब बॉडी कोई तरह की प्रक्रिया को सहन नहीं कर सकती, असामान्य से भी असामान्य टेम्परेचर है ये। तो ऐसी हालत में ब्रेन के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, उसका फिर इफेक्ट हार्ट पे और फिर लीवर पे और अन्य सिस्टम पे पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो टेम्परेचर का पड़ता है वो हमारी एंजाइमेटिक सिस्टम जो बॉडी में जो एंजाइम्स होती हैं,
जो हमारे लीवर का भी काम करती हैं, खाना पचाने को भी काम करती हैं, ब्रेन को पूरी एक्टिविटी को प्रक्रिया को मेंटेन करती हैं, हार्ट को बराबर चलाती हैं। इन एंजाइम्स का इफेक्ट हार्ट पे क्या पड़ता है, कैसे हार्ट अफेक्टेड होता है, ये तो हमारे डॉक्टर रोहित बताएंगे। लेकिन ब्रेन में निश्चित रूप से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पेशेंट बेहोशी में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, और इस बीमारी का नाम है कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस। वो एक सीरियस बीमारी है, और यदि एक बार पेशेंट में कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस बन गया है और बेहोशी में कोमा में चला गया, तो बचने की उम्मीद उसमें 2 से 5% रहती है। 95% वो पेशेंट की डेथ ही होती है। इसलिए जो सबसे बड़ा इफेक्ट अभी ब्रेन पे पड़ रहा है वो इसी कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस बनने से पेशेंट कोमा में जा रहे हैं। और जब तक पेशेंट अस्पताल पहुंचता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर 104-105 डिग्री होता है, बेहोशी के अंदर पूर्ण होता है, एक तरफ का लकवा हो जाता है, फिट्स आ रही होती है, ताने जिनको हम कहते हैं मिर्गी के 2 टाइप से। हालांकि मिर्गी नहीं है, लेकिन फिट्स आना भी एक इसकी निशानी है। तो ये जो टेम्परेचर अभी चल रहा है ये ब्रेन के लिए विशेष तौर से बहुत ज़्यादा घातक है। और इसमें यदि एक बार एक्सपोजर हो गई और आपका यदि कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस बन गया तो आपकी डेथ के चांसेस 90 से 95% हो जाते हैं। यानी हमारी बॉडी का 41 तक टेम्परेचर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बाहर का अगर एंजाइमेटिक सिस्टम और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बॉडी अपने मिलियो एंटीरियर एक सिस्टम होता है बॉडी का जिसको मिलियो एंटीरियर कहते हैं, वो अपना आप उसको मेंटेन करती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये मिलियो एंटीरियर भी काम करना फेल कर जाता है। जैसे इसको मैं दूसरी भाषा में बहुत सरल भाषा में समझाऊँ कि अभी हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं एक लोड को ले रहे हैं, लेकिन जब इन पर ओवरलोड हो जाता है तो ये भी फट जाता है, ये भी उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहे हैं। जब एक बिजली का उपकरण जो हमारे को बिजली दे रहा है वो 45 डिग्री टेम्परेचर को सहन नहीं कर रहा है, तो हमारा मानव शरीर जो ब्लड सर्कुलेशन से, एनर्जी से, एंजाइमेटिक सिस्टम मल्टीपल प्रक्रियाओं से चलता है वो इसको सहन नहीं करने लगेगा और उसके फलस्वरूप शरीर के सभी अंगों की कार्यप्रणाली, क्योंकि मैं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हूँ, न्यूरोसर्जन, तो मेरे को मस्तिष्क का ज़्यादा है, बाकी तो हमारे भाई रोहित जी बताएंगे कि हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे क्या पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं और उसके फलस्वरूप पेशेंट को हम भाषा में कह देते हैं लू का ब्रेन हीट स्ट्रोक, इसका वर्ड दिया गया है हीट स्ट्रोक, बल्कि ये हीट स्ट्रोक नहीं है, ब्रेन में जो डेथ होती है उसके कारण कोर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस होना। अच्छा, यही जैसे कि सर भी कह रहे हैं कि हार्ट पर भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये हार्ट को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जो तापमान बढ़ा हुआ, जैसा सर ने सबसे शुरू में ही बताया कि 40-41 तक का तो हमारा बॉडी मेंटेन कर लेता है, तो सबसे पहले ये समझें कि बॉडी मेंटेन करती कैसे है। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 के आसपास रहना चाहिए, जो सर ने बताया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर अंदर का बढ़ेगा तो हमारी बॉडी ये ट्राई करेगी कि उस अंदर की गर्माहट को, हीट को वो वापस एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर दे। उसके लिए क्या करती है कि जो एकदम स्किन के पास की शरीर की वेन्स जिसे हम नाड़ियाँ कहते हैं वो फूल जाती हैं, ब्लड स्किन में ज़्यादा जाने लगता है। इसीलिए आप देखें कि अगर ज़्यादा तेज़ धूप में जाते हैं तो शरीर लाल हो जाता है, क्योंकि स्किन के नीचे ब्लड ज़्यादा बहने लगता है और वहाँ से फिर वो टेम्परेचर बाहर को डिसिपेट करती हैं। तो ये नाड़ियाँ जब फूल जाती हैं, जब ब्लड बहुत तेज़ से फ्लो होने लगता है, क्योंकि बार बार उस ब्लड को वहाँ से ले जाना है ताकि वो टेम्परेचर बाहर डिसिपेट कर सके, तो ये सर्कुलेशन बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ सर्कुलेशन हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड है, क्योंकि हार्ट जो जहाँ 70 से 100 बार पंप कर रहा था, जो यूजुअल हम 5 से 6 लीटर ब्लड हार्ट पर मिनट पंप करता है, वो बढ़ के 15 लीटर तक, यानी कि 3 टाइम बढ़ जाता है। एक जो हेल्दी आदमी है, हेल्दी इंसान है, जो यंग है, जिसका हार्ट पूरा कैपेसिटी वाला है, वो इसको टॉलरेट कर लेता है। पर दिक्कत किन लोगों में आती है? जिनको पहले से हार्ट की तकलीफ है, जिनका खुद का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो हार्ट उस दबाव को 3 गुना काम करने के दबाव को नहीं झेल पाता। प्लस जो सर ने बताया कि खून गाढ़ा हो जाता है, जितना ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा गर्मी डिसिपेट करनी होती है, उतना ही शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ता रहता है। ये डिहाइड्रेशन जब बढ़ता है तो ऐसे मरीज जो कि हाई बीपी की दवाई पे हैं या जिनको कार्डियक दवाइयों में हमने एक स्पेसिफिक तरीके का, जिससे कि यूरिन ज़्यादा आता है, डायूरेटिक दवाई दी हुई है, वो लोग बहुत जल्दी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर फॉल होने लगता है, उन पेशेंट का हार्ट जवाब देने लगता है। प्लस जो तीसरी चीज़ थी वो थी कि क्लॉटिंग की कंडीशन भी बढ़ जाती है, छोटी छोटी जो पतली नसें होती है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब हैं वो जिनको हम मैक्रोस्कोपिक हैं। माइक्रोस्कोपिक जो सर ने बताया कि एंजाइम सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। शरीर की अपनी अंदर एक केमिस्ट्री चल रही है
वो केमिस्ट्री ब्रेन में भी चल रही है, हार्ट में भी चल रही है, लीवर में भी चल रही है, किडनी में भी चल रही है। इन सब केमिकल प्रोसेसेस के लिए भी 37 डिग्री तक का टेम्परेचर आइडियल है। जब इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है, जैसा कि हमें बताया कि 40, 41, 42 जब ये पहुंचने लगता है तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। तो लीवर खराब होने लगेगा, हार्ट अपने आप भी खराब होने लगेगा। ऐसे लोग जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, वो इन चेंजेस को बिल्कुल नहीं झेल पाते। प्लस ये जो हमारा बॉडी का हीट को मेंटेन करने का सिस्टम है, वो सिस्टम कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें खुद में एक खराब हो जाता है, जिसका मेन कारण इंक्रीजिंग एज है, और काफ़ी ऐसी न्यूरोपैथीज कहलाती हैं जिनमें कि ये वेजोडाइलेटरी सिस्टम, जिसमें कि नाड़ियाँ फूले, ब्लड बढ़े और हीट को हम डिसिपेट कर पाएँ, ये चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि चाहे बाहर का टेम्परेचर 42-43 ही पहुँचा है, पर वो अंदर का टेम्परेचर उसको कोप अप नहीं कर पाता और अंदर का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ता है। तो ऐसे लोग जिनको कि डेबिलिटी है, जो कि माल न्यूट्रिशन के कारण अफेक्टेड हैं, जैसे हमारे पुअर लोग हैं, या जो एजेड हैं, जिनको किडनी डिजीज़ है, जिनको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथीज़ हैं, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, ये वो सारे लोग हैं जो न तो ये टेम्परेचर सहन कर पाते हैं और बॉडी भी उनका टेम्परेचर डिसप्रोपोर्शनेटली रैपिडली बढ़ता है। तो ये वो लोग हैं जिनके हार्ट फेल हो सकता है क्योंकि हार्ट कोप अप नहीं कर पा रहा। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन जो सर बता रहे थे कि नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके कारण उनको हार्ट अटैक, ये लक्षण भी आ सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, वो डिहाइड्रेशन के कारण बीपी कम हो सकता है, और ये सब चीज़ें मिलके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। जैसा कि सर गर्मी है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, जिन्हें काम करना है उन्हें काम भी करना पड़ेगा, तो निकलते वक्त ऐसी क्या चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम थोड़ा सा इस समस्या से निजात पा सकें? जब भी बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से डिसोशिएट हो जाती है, यानी अभी 47 आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37, यानी डिफरेंस 10 डिग्री का है। बॉडी अपनी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर की जैविक क्रियाएं, रासायनिक प्रक्रिया को मेंटेन रखने के लिए, आदमी की लाइफ को बराबर सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने खुद के अंदर जो स्टोरेज है पहले उनको यूज करती है। और हमारी जिंदगी की सबसे पहली जरूरत होती है वो होती है पानी। तो बॉडी अपने खुद के सिस्टम से जितना पानी स्टोर्ड हमारी बॉडी में, उससे लेकर के उस पानी को डिहाइड्रेट करवा करके, या वेजोडाइलेटर से जैसा जो जिनका कि नशे फूल जाते हैं, वो उस सिस्टम को वो करती है। तो जब अपन ने ये समझ लीजिए कि बैंक की एफडी को खाना शुरू कर दिया, हमारी तनख्वाह बंद हो गई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे को उधार लेके खाना पड़ेगा। तो वो स्थिति जब ये आती है, टेम्परेचर 47-48 हो गया, तो हमारी ये हालत हो गई कि हमें अब उधार लेना पड़ेगा। यदि हम बाहर एक्सपोजर है, काम कर रहे हैं, और हमारे शरीर को हम पानी लिक्विड नहीं दे रहे हैं, तो शरीर को उधार लेना पड़ता है। और ब्रेन का पास, शरीर के पास उधार लेने को और कोई जगह है नहीं, आप दोगे उतना ही काम करेगा। तो वो क्या करेगा, एक सिस्टम तक तो, एक समय तक तो आपको मेंटेन करेगा, उसके बाद में आपको धीरे धीरे चक्कर आना, ये सब चीज़ें शुरू आने लग जाती है। मतलब आपकी ये समझ लीजिए कि जमा पूंजी, शरीर की जो जमा पूंजी पानी है वो खत्म हो गया। तो ऐसे वक्त में जब आपको एक्सपोजर होना है, काम करना है, टेम्परेचर पे आपको रहना है, तो पहली बात तो लिक्विड जो है हर 2-2 घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में पानी का सेवन करना, और कुछ ऐसे लिक्विड्स जिनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे नींबू का पानी है, कैरी का पानी है, इमली का पानी है, गन्ने का जूस है जिसमें ग्लूकोज बहुत मिलता है। क्योंकि बॉडी को जिंदा रहने के लिए मुख्य तरह से जो विटामिन और हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज मिनरल्स हैं। जब हमारे पानी में, शरीर में से पसीना भर के बाहर निकलता है, तो सोडियम की, नमक की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और शरीर में जब नमक कम हो जाता है तो वो ब्रेन को और हार्ट को, दोनों को एक साथ इफेक्ट करता है। इसको हमारी भाषा में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर प्लस ब्रेन डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक बार तो लिक्विड देते रहे बराबर 2-2 घंटे से, कुछ ना कुछ चाय, दूध, पानी, रस, जूस, और ख़ास तौर से वो रस जिसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। क्यों? विटामिन सी हमारी जितने भी एंजाइम्स बॉडी के हैं उनको मेंटेन करने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। अभी पिछले 2 साल 3 साल पहले हमने बड़ा पूरा एक्सपीरियंस किया, कोरोना आई, सब बुरी तरह से हालत हुई, उसमें देखा होगा हर मरीज को विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में दिया गया। जो नींबू 20-30 रुपये किलो मिलते हैं, उसमें 100 रुपये किलो से लगे, सबको हिदायत दी गई नींबू का पानी खूब ज़्यादा पीजिए। तो विटामिन सी का काम बॉडी को के अंदर जो एंजाइमेटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करने का है। ऐसी गर्मी को देख करके जहाँ तक हो सके आप
लंबे टाइम धूप पे एक्सपोजर होने को रोकिए, उसमें मत रहिए, या आपको काम करना आता है ऐसी जगह करिए जहाँ पर आपको थोड़ा छांव मिल सके, पेड़ के नीचे बैठ गए या ऊपर छांव का कोई सिस्टम आपके पास है। और इसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम है जैसे सड़क पे मजदूर काम कर रहे हैं, उनको तो सड़क पे ही काम करना है, तो वो उनको ये उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है, मालिक है, जो हिदायत है या मजदूर खुद है, उनको स्पेसिफिकली हिदायत रखनी चाहिए कि घंटे 1.5 घंटा हुए एक गिलास पानी पी लिया और 2 घंटे बाद एक ऐसा कोई लिक्विड जिसके अंदर विटामिन सी और सबसे सस्ता जो कैरी पानी है, नींबू पानी है और हमारा इमली पानी है, ये बहुत सस्ते हैं, आराम से इनको बनाया भी जा सकता है, पी भी सकते हैं। तो यदि हम हमारे शरीर के, जैसे मैंने कहा थी, एफडी को नहीं खर्च करें और बॉडी के ही पार्ट को एग्जॉस्ट नहीं होने दें, तो सबसे पहला तो है कि हम लिक्विड खूब अच्छी मात्रा में लेके बाहर निकले। यदि घर से निकल रहे हैं तो 2 गिलास पानी पी के निकलिए, फिर यदि आधी घंटा हो गया तो फिर कुछ चीज़ पी लीजिए। ऐसे टाइम में छाछ जैसे है बहुत बड़ा काम करती है, और विटामिन सी प्लस मिनरल सारे उसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहला काम है कि यदि आपको जाना ही है, काम करना ही है, तो आप अपने लिक्विड के ऊपर बहुत ध्यान रखिए। पानी के कोई भी लिक्विड फॉर्म में जिसको आप पसंद है, बराबर 2-2 घंटे से आप लेते रहिए, जिससे बॉडी का डिहाइड्रेशन नहीं होगा। क्योंकि जब बॉडी अपना एग्जॉस्ट कर मटीरियल, जो बॉडी के अंदर रिजर्व पानी है, वो एग्जॉस्ट होने लग गया तो सारे सिस्टम धीरे धीरे फेलियर की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े रोहित जी मेरे से नाराज हो जाएंगे कि यदि हमने बार बार इतना लिक्विड पिला दिया तो हमारा हार्ट वैसे ही पंप कम करा वो हमारा ये तो इसका एक्सप्लेनेशन तो मेरा तो एक्सप्लेनेशन है, हमारे ब्रेन को तो ऑक्सीजन और पानी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो हम तो कहेंगे पानी पियो, लेकिन हार्ट वाले कहेंगे नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, तो काफ़ी बैलेंस रहना पड़ता है। इनफैक्ट हमारे काफ़ी ऐसे, मतलब जैसे ही हार्ट का पंपिंग थोड़ा कम हुआ, हमारा जो फर्स्ट एडवाइस पेशेंट को होती है उसको सॉल्ट और वाटर रिड्यूस करने की होती है ना। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है इस समय, सबसे पहला है कि हाइड्रेशन अच्छा रखना है। ये तो मतलब एक फर्स्ट लाइन सेंटेंस है ही है। इसके साथ में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वो लोग जिनको हमने पहले वाटर एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन का एडवाइस किया हुआ है, अमूमन हमारे यहाँ पे क्या दिक्कत है कि लोग प्रॉपर फॉलोअप नहीं रखते। लोग ये नहीं समझते कि हमें प्रिवेंटिव भी एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मरीज जिनको हमने पहले नमक पानी की कटौती बताई हुई है, वो अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपनी मेडिसिन को थोड़ा सा एडजस्ट करवा लें। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो यूरिन बढ़ाने की होती है, क्योंकि हार्ट कमज़ोर होता है तो हमें उसमें लिक्विड बॉडी में कम रखने होते हैं। हम तो उन्हें ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा बने, तो इस समय में उनकी डोज एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं चाहते कि मरीज डिहाइड्रेशन में जाए। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो है, गर्मियों में ब्लड प्रेशर की दवाइयों की नीड थोड़ी कम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी बढ़ जाती है। तो एक प्रिवेंटिव चेकअप जो है या प्रोफाइलेक्टिक जो चेकअप है उसकी भी एक नीड है। वरना क्या होता है कि मरीज वही दवाइयाँ खाया रहता है कि मैं तो ठीक हूँ, गर्मी में जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वो सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो एक, जैसा सर ने बताया कि पसीना बहुत निकलता है, तो पसीने के अंदर सॉल्ट बहुत होता है, नमक बहुत होता है। तो एक मिनिमम अमाउंट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटेक, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी सर ने आपको बता ही दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपर फॉलोअप रखें अपनी दवाइयों का। ज़रूर मैं श्योर हूँ कि उनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डॉक्टर से मिलें, अपना जो भी फिजिशियन है, अपना फैमिली फिजिशियन है, अपना कार्डियोलॉजिस्ट है, उससे मिलें, दवाइयाँ अपनी एडजस्ट करवाएँ। और बहुत ही सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो सर ने बताई हैं कि अपने साथ में एक बोतल में पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, ये सब चीज़ें हम रखने की एडवाइस करते हैं पेशेंट को। हमें दिन भर में ये भी एक बहुत क्रूड सा अनुमान रखना है कि हमने यूरिन कितनी बार पास किया है और यूरिन का कलर कैसा था। जो यूरिन मैंने पास किया, क्या वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो था? डार्क येलो था, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डिहाइड्रेशन होना शुरू हुआ है, कंसंट्रेटेड है यूरिन काफ़ी। अगर मैं आज सवेरे 8 बजे निकला, मैं शाम को 4 बजे तक मुझे ध्यान है मैंने एक बार भी यूरिन पास नहीं किया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी बॉडी वो यूरिन के अमाउंट को जो मेरे निकालना था वो नहीं निकाल रही, उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो मैं कहीं ना कहीं डेफिशिएट इन वाटर हो रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका भी अपना बहुत महत्व है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर हम मेंटेन करेंगे, साथ में ऑफकोर्स हम ये ध्यान रखें कि हम पीने का पानी भी अच्छा पी रहे हैं। हमने थोड़ी सी अपनी सॉल्ट इनटेक जो अगर बहुत कम बताई हुई थी तो उसे अंडर दी गाइडेंस ऑफ ए डॉक्टर थोड़ी बढ़ा दी है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है काफ़ी दूर तक हमारी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन सर, जैसे कि हार्ट पेशेंट या शुगर पेशेंट्स होते हैं,
उनकी जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब अगर फ्रूट्स का कंजप्शन होता है, तरबूज है या अंगूर है, जो भी फ्रूट्स है, विटामिन सी के सोर्सेज भी हैं, शुगर तो कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी उनमें होता ही है, तो वो कैसे अपना ध्यान रखें कि उतनी क्वांटिटी उनको कंजप्शन। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए हमें फॉलोअप करना है। आज अगर मेरे पास कोई आता है, मैं देखता हूँ कि उसका ब्लड प्रेशर रूटीनली 130-70 रह रहा था, 80 रह रहा था, गर्मी में आज वो मेरे पास आया और उसका आज ब्लड प्रेशर 114-80 आया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि बाहर जाके शायद उसका 4-5 डिग्री और कम हो जाएगा, तो मैं उसकी बीपी की गोली थोड़ी कम कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी मरीज को ये कहता हूँ कि भाई तुम डायबिटिक पेशेंट हो, वो अपने फिजिशियन के पास जाएगा, उसकी शुगर अगर बॉर्डर लाइन भी रह रही है तो इनटेक ज़्यादा करने के लिए वो शायद अपनी गोलियाँ थोड़ी आपकी कम करेगा, सो दैट आपको थोड़ी और लीवरेज मिल सके, आपको थोड़ी और जगह मिल सके, ताकि आप अपनी बॉडी को वो चीज़ें खा पी के अपनी मेंटेन कर सकें। तो एक प्रॉपर फॉलोअप की बहुत ज़रूरत है इस समय। लोग आते हैं फॉलोअप के लिए, जैसे कि इतनी गर्मी पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका एक रूटीन बना हुआ है कि हमारी बीपी की गोलियां यही चल रही है, डायबिटीज़ की यही चल रही है। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक आप ठीक हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बट इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप वही चीज़ हर तरफ से चला पाएंगे। जब मौसम चेंज हुआ है, जब आपकी डाइट चेंज होगी, तो आपको अपनी गोलियों में बदलाव की ज़रूरत रहेगी, और उसके लिए आपको अपने फिजिशियन, अपने फैमिली फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो भी हैं, उनसे एक बार मिल ही लेना चाहिए। खासकर जब इतने ज़्यादा एनवायरमेंटल स्विंग्स हो रहे हैं कि आप 50 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहे हैं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वही दवाइयाँ जो आप 32 डिग्री 34 डिग्री टेम्परेचर पर ले रहे थे, वही दवाइयाँ इन 50 डिग्री टेम्परेचर में आपका बॉडी के लिए एडिक्वेट होंगी। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत नॉलेज वाली है, क्योंकि हमें तो लगता है कि अगर आप एक डीज फेस कर रहे हैं तो वही डोज आपके चल रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता। बताया कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जस्ट वी नीड टू चेंज आवर प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, इट्स अ वेरी मस्ट थिंग। अच्छा सर, अगर कोई हीट वेव का शिकार हो जाता है, घर पर है, तो ऐसा क्या फर्स्ट एड, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बाहर खेलते रहते हैं, बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम्स बहुत है, तो क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? देखो, सब जो बॉडी इफेक्ट होती है वो सबसे बड़ी है कि हमारा टेम्परेचर सबसे पहले रेज होता है जी। जैसे टेम्परेचर 102 से 103 104 डिग्री गया जी, तो यदि आप घर पे और कुछ भी नहीं कर सकते तो पेशेंट को लिटा कर ठंडे पानी से या बर्फ से उसके पूरी बॉडी पर उसका टेम्परेचर जितना जल्दी हो सके नॉर्मल लाने की कोशिश करिए। नॉर्मल वो नहीं आएगा, 104-5 डिग्री टेम्परेचर चला गया, वो बर्फ का पानी का कपड़े रख के भिगो करके बॉडी को पूरी को भिगो करके हम टेम्परेचर 101-102 डिग्री ले आएंगे। यानी 102 डिग्री टेम्परेचर हमने ले लिया, तो मीन्स पेशेंट के अंदर जो हार्ट के, ब्रेन के कॉम्प्लिकेशंस है उनको हमने रोक लिया है। नाउ पेशेंट इज द सेफ गार्ड। अब इसके बाद इसके आगे के इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, जो बीमारी पहले से चल रही थी उसका इलाज, उस समय हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट को हम यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसका हाइड्रेशन करेंगे, कोमॉर्बिडिटी डिजीज है जैसे हार्ट की या ब्रेन की कोई है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि जैसे ही आपको लू लगने के निशान लगते हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, शरीर गर्म हो रहा है, या आपको लग रहा है पसीने आना एकदम बंद हो गया है, आपको पसीने आ रहे थे बहुत तेज और सडनली आपके पसीना आना बंद हो गया है, शरीर आपका सूखा सूखा, चमड़ी सूखी सूखी होने लग गई, इट मीन्स बॉडी की जो एग्जॉस्ट पावर थी, जो जिस पसीने को निकाल के अपना टेम्परेचर अंदर का मेंटेन करना था, वो सिस्टम फेल हो गया है। अब आपको पास बॉडी पास पानी नहीं बचा जो बाहर फेंके, ये वो पहली निशानी है जिसमें शरीर में से पसीना आना बंद हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं अब जल्दी ही लू का शिकार होने वाला हूँ। तो जल्दी से ठंडी जगह पहुँच करके अपने शरीर को ठंडे पानी से और ठंडे या बर्फ के पानी से उसको जितना जल्दी हो सके उसका बॉडी टेम्परेचर, और यदि हमने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है, सपोज करिए मान लो 104 डिग्री हमने नापा, 104 डिग्री बुखार है, तो ये इज इन अ वेरी डेंजरस जोन। अब घर पे जो हॉस्पिटल पहुंचाने का टाइम है हमारे पास आधी घंटा 20-25 मिनट का, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय जल्दी पहले उसको चला के उसका टेम्परेचर डाउन करें। अब सपोज टेम्परेचर 101 डिग्री आ गया, तो अब रेस्ट एश्योर रहेंगे पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस होने वाली डोज से बाहर आ गए। अब ये पेशेंट पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका समय पे इलाज करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि जितना जल्दी हो सके, यदि आपके शरीर के ऊपर से पसीना आना बंद हो गया है और चमड़ी की सूखने लग गई, आपको लगता है तो थोड़े सूखापन आ गया मेरी चमड़ी पे, तुरंत ये मान लेना चाहिए कि अगले 10-15 मिनट 25 मिनट में आप इस बीमारी के शिकार होने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहाँ ठंड है, जहाँ टेम्परेचर कम किया जा सकता है, चाहे पानी के माध्यम से करें चाहे बर्फ़ के माध्यम से करें। और यदि हमने ये कर लिया तो हम डेंजरस जोन से बाहर हो गए। और आपने इस कंडीशन को भी मेंटेन कर लिया, आपके पसीना आना बंद हो गया
मुंह लाल हो गया, जैसा रोहित जी ने बताया कि हमारा शरीर पूरा लाल हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो जो आउटसाइड का है वो अब आउटसाइड बहुत ज़्यादा आ गया है। और इस कंडीशन में भी हम काम करते रहे तो हमें इसके कॉम्प्लिकेशंस को, चाहे वो हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे लीवर का कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, कुछ भी हो, एक कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी को शेयर करना पड़ेगा और वो हमारे लिए डिजास्टर होगा, यानी हमारे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए पहला सिम्टम यही है कि आप जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, आपका पसीना बंद होता है, तुरंत आप लेट जाइए, घर वालों को बोलिए कि ठंडा पानी का कपड़े से लगा करके आपके बॉडी टेम्परेचर कम ले आए, और आप देखेंगे जैसे बॉडी टेम्परेचर 100-101 आएगा तो वापस बॉडी से पसीना आना शुरू हो जाएगा, मीन्स दैट पेशेंट हैज गॉन आउट ऑफ डेंजर कंडीशन। गर्भवती महिलाओं के साथ अगर ये कहा जाए कि उनको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है तो उन्हें क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से वो एक नहीं, हम सामान्य आदमी तो एक अपने जीवन का रक्षा में लगे हुए हैं, और जो बहन माँ बनने वाली है उसके पास में फीटल कॉम्प्लिकेशंस होने के भी बहुत ज़्यादा डर है। क्योंकि गायनिकोलॉजी के बारे में मुझे बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ना मैं इस विषय में जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप हो सके, मैं इतना कह सकता हूँ कि उनको तो विशेष तौर से टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, एक्सपोज होना नहीं चाहिए। और किसी कारणवश सपोज करो आप इस कंडीशन में आ गई हैं तो तुरंत अपने गायनिकोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से आपकी राय ले रहे, आप एक जान को नहीं 2 जान को खतरे में डाल रही हैं। इससे हम सामान्य व्यक्ति से गर्भवती महिला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, एक बच्चा उनके पेट में है, उसकी भी रक्षा करना जरूरी है, उनका इम्यून पावर उससे बहुत कमजोर होता है। तो इसलिए वो तुरंत रूप से जल्दी गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और पहली बात तो हो सके बचाव ही उपाय है। उनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो जरा भी टेम्परेचर जहाँ भी 41-42 है वहाँ 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करें। खास तौर से किचन सबसे ज़्यादा लेडीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अभी यदि काम करती है तो एक तो खुद का अपना टेम्परेचर होता है किचन का, नॉर्मल सर्दियों में भी गर्मी वो देती है, तो अभी पसीना आना ये सब है। तो जहाँ तक हो सके ऐसे तेज टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में काम नहीं करें, अपना ध्यान रखें और अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो किस तरह से अपने और अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं वो सारे उपाय उसको लेना चाहिए। और ये तो यूथ की बात हुई, अगर 60 से ऊपर आयु के जो लोग हैं क्या उन्हें भी ठंडे पानी से नहलाना पड़ेगा अगर वो इस तरह की किसी चीज का शिकार? यदि आप एक बार इस लू के शिकार हो गए हैं, आपका टेम्परेचर 104-105 है, वहाँ उम्र कोई काम नहीं आती है, वहाँ तो आपको टेम्परेचर काम लाना है, जल्दी से जल्दी जितना टेम्परेचर है। आप एक बड़े डिसास्टर फेज से निकले कोरोना में, इसलिए किसी की उम्र नहीं देखी, इसलिए 80 साल के साथ भी वो बिहेव किया, 18 साल के बच्चे के साथ भी वो किया और 5 साल के बच्चे के साथ भी वो तरीका सबका इलाज का एक ही था। इसी तरह से इसमें एज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट है बॉडी को जल्दी से जल्दी टेम्परेचर कम करना। रादर ये एजेड लोग तो ज़्यादा जल्दी इससे अफेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनका इंटरनल जो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो अंदर का बैलेंस है वो वैसे ही एज पे होता है और जल्दी ट्रिप करता है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो और विग्रसली और ज़्यादा तेज़ी से ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक्सटर्नल कूलिंग है, इसके साथ ही साथ अगर मरीज पूरा आपको कॉन्शियस लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उसकी कॉन्शियसनेस है, तो उसे ठंडे पानी, ठंडी चीज़ें पिलाएं ताकि इंटरनल टेम्परेचर भी जो बॉडी का है जो वो रैपिडली कम हो। तो ठंडे पानी पिलाना, ठंडी शिकंजी देना, अगर पर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इतना कॉन्शियस हो कि वो उसको एस्पिरेट ना करे, मतलब कि वो जो पानी पी रहा है वो सांस की नली में ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंडीशन में हमें लगा है कि जो हमारा मरीज है जो तापघात से या इस हीट स्ट्रोक से अफेक्ट हुआ है, उसकी सेंसोरियम अच्छी नहीं लग रही या वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं लग रहा, तो प्लीज़ उसे मुंह से अपने लेवल पे न देना सही रहेगा। बाकी सर बताएं। अच्छा सर, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटे छोटे शब्दों में अगर आप मुझे थोड़ा ही क्लियर कर दें हमारे दर्शकों को कि एज अ हार्ट पेशेंट या जिनके लीवर पे भी इफेक्ट हो सकता है, या चाहे आयु के कारण हो या किसी डीज के कारण हो, ऐसे खास क्या बिंदु है जिन्हें इन दौरान, इस गर्मी के दौरान बहुत मुख्य रूप से ध्यान रखना है? जैसे एक इंपॉर्टेंट आपने बताया कि मेडिसिन का क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज हो जाएगा, और ऐसे कौन से मुख्य बिंदु जिनसे देखिए समरी जो है, मुझे लगता है जो सर ने इतनी देर बताया है, जो मैंने बताया उसको सम अप ही कर सकते हैं इसमें। सबसे पहली चीज कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें पता है, बार बार सरकार की तरफ से सूचनाएं आ रही है, आप लोग अखबार वाले, न्यूज़ में हम लोग बार बार बता रहे हैं कि तापाघात हो सकता है, ये टेम्परेचर जा रहा है, तो हमें हमारा
आउटडोर एक्सपोजर पर्टिकुलरली डे टाइम में मिनिमम रखना है, बेयर मिनिमम, जितना आप एसेंशियल आपके लिए है, जितना आपके लिए बहुत जरूरी है वो ही रखें। दूसरा, एडिक्वेट कवर अपने आप को करना। लोग कैप पहनते हैं, छाता लेके जाते हैं, बीच बीच में छांव में बैठना पसंद करें आप अपना, ताकि धूप से डायरेक्ट बच सकें। अगर जिसको लगातार बाहर काम करना है, जैसा सर ने बताया कि जो रोड पे अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, तो उसे भी ध्यान रखना कि 1-1.5 घंटे के बाद में मुझे 20 मिनट 25 मिनट छांव में जाके रेस्ट करनी है, अपने आप को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन की बहुत वैल्यू है। एम्प्टी स्टमक बाहर नहीं निकलना है। सुबह निकलने से पहले या आप अपने काम से पहले निकल रहे हैं तो अच्छी तरह से खा के, कुछ नाश्ता वाश्ता करके अच्छी तरह से हाइड्रेट करके निकलें। अगर आपको लगता है कि आप बाहर ज़्यादा लंबे समय के लिए रहेंगे तो अपने साथ में एक लिक्विड, जिसमें कि प्लेन नींबू शिकंजी, घर में अपनी बनी हुई छाछ, नारियल पानी, ये तरह के पेय पदार्थ लेके निकलें। हर 1.5-2 घंटे से उनका सेवन करते रहें। अगर आपको लगता है कि आप इससे ग्रसित होने वाले हों, जिसके सिम्टम्स सर ने बताया कि पसीना आना बंद हो गया, शरीर बहुत लाल हो गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तुरंत रेस्ट करें, उस चीज़ को और वर्स न होने दें। एक्सटर्नल कूलिंग, लिक्विड्स का इंटेक, और डेफिनेटली अपनी जो रेगुलर मेडिसिन्स हैं, पर्टिकुलरली हार्ट के मरीजों के लिए, जिनको हमने पहले ये कहा है कि आप पानी कम पीना, आप नमक कम खाना, उनको अपनी मेडिसिन एडजस्ट करने की ज़रूरत रहेगी। सर, आप दोनों स्टूडियो में आए, हमने इतनी सारी बातें की और कुछ खास पॉइंट्स हैं जो शायद हमें भी पता चले और हमारे दर्शकों को भी पता चले, जिससे हम लोग लू से बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय हमें मिल गया है। हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं को हम फेस कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा जागरूक हैं। लास्ट में चाहूँगी सर, आप अगर दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें तो। देखिए, कोई भी बीमारी है, ये कोई हमारे शरीर से जनित बीमारी नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल बीमारी है और एक ऐसी बीमारी है जिसका एक्सपोजर होने से हम पूरे के पूरे अपना प्रोडक्ट को सेफ रख सकते हैं, इससे बच सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी की रफ्तार में घर में बैठे रहें और कोई काम नहीं करें, किसी काम के लिए बाहर नहीं जाएं, तो ज़िंदगी रुक नहीं सकती। ज़िंदगी न रुकी है न ठहर रुकती है। ज़िंदगी चलेगी, बाहर जाना भी पड़ेगा। डॉक्टर रोहित बाथरू को यदि 2 बजे कॉल आई है तो उसको जाना ही पड़ेगा। वो ये 47 डिग्री टेम्परेचर है, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं हो सकता। डॉक्टर होने के नाते इसको जाना ही पड़ेगा। मजदूर सड़क पे काम कर रहे हैं, लेकिन बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। हम अपने आप को बचा के रखें टेम्परेचर से। जैसे मैंने अभी कुछ देखा सड़कों पे, वो कि बहुत बड़ा काम किया गया है, बहुत अच्छा काम किया गया है कि हर बोर्ड के ऊपर जहाँ पर सिग्नल है वहाँ पर कुछ तरह के तंबू लगा दिए गए। तो ये वो जगह है जहाँ पर बस एक पर्सन जो आ रहा है, वो सिग्नल की लाइट यदि 50 सेकंड, 15 सेकंड भी 25 सेकंड है, तो उसको वो 15 सेकंड कितनी रिलीफ देते हैं कि अगले तंबू तक वो काफ़ी रिलीफ महसूस करेगा। तो इस तरह की यदि व्यवस्था की जाए कि पेशेंट को आम आदमी का एक्सपोजर जो हो रहा है और आपको जाना ही है तो आप जाइए, और आधे घंटे बाद में यदि लगातार रन कर रहे हैं तो आप किसी पेड़ की छांव के नीचे 10 मिनट रुक जाइए, सुस्ता लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर अपना काम कर लीजिए। इस बीमारी का केवल बचाव ही उपाय है। होने के बाद में इसमें किधर ये गाड़ी लेके जाएगा, वो हार्ट है तो हार्ट को अफेक्ट करेगा, तो हार्ट से पेशेंट को जाना है, ब्रेन को कहा तो ब्रेन जाना है, और इन दोनों को, ब्रेन और हार्ट की मार जो है सबसे ज़्यादा शरीर में वो लीवर को खानी पड़ती है बेचारी को। बदमाशी तो दिमाग और दिल करते हैं और सबसे ज़्यादा मार लीवर को खानी पड़ती है। क्योंकि सबसे पहले वो यदि काम, उस सब एंजाइमेटिक सिस्टम सारी बॉडी को रेगुलेट करना, डिटॉक्सिफिकेशन करने का लीवर और किडनी 2 ही काम करता है। हमारी कहावतों में भी है ना कि दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है। तो लीवर यदि आपका बराबर मेंटेन रहता है और यदि दिल और दिमाग काम करते रहते हैं और आप अपने आप को बचा के रखते हैं, तो मेरा तो सभी दर्शकों से जो देख रहे हैं उनको यही है कि बचाव ही उपाय है। इसका कोई होने के बाद तो सब कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसको रोकने की किसी के हाथ में नहीं है। वो केवल ईश्वर आपको बचा सकता है या रख सकता है, वो नहीं कह सकते। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे हम इसको एक्सपोज ही नहीं हों। नहीं होंगे तो हम इससे बचे रहेंगे, यही उपाय है। मैं अंत में आपके माध्यम से एक ना नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है उसको थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। हमने एक बहुत बड़ा आपदा का, कोरोना का काल देखा, और एक अब हम जैसे हीट स्ट्रोक देख रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया कि लोगों ने अपने लेवल पे व्यवस्था की है कि ट्रैफिक लाइट्स पे लोगों ने शेड्स लगाए हैं, लोगों ने इतने पानी, ठंडे पानी की व्यवस्थाएं की है। आज मैं देख रहा था कि काफ़ी चौराहों पे रेड लाइट्स पे लोग नींबू पानी बांट रहे हैं लोगों को। अभी तो रेड लाइट्स भी बंद हो गई। हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यही मानवता है। मतलब हम एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं, हम
एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि कितने लोग अपने आप आगे बढ़ के आए। तो लोगों को मैं धन्यवाद और थैंक्स भी देना चाहता हूँ कि इस समय पे हम एक दूसरे का दर्द समझें, हम समझें कि लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी न किसी मजबूरी से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको हम रिलीफ, उनको हम कुछ सुविधा प्रदान कर सकें। तो उसके लिए ये लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतनी जागरूकता फैलाई है, आज मुझे और सर को बुलाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं और जनता को इससे फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। बचाव ही उपाय है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता है। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर रोहित माथुर, इन्होंने आपसे डायरेक्ट तौर पर बात की, आपको उन समस्याओं का एक हल्का सा ऐसा समाधान बताया कि अगर आप उस पर काम करें तो शायद आप इन समस्याओं से, जो हेल्थ इश्यूज हैं, इनसे बच सकते हैं। आप अवेयर रहे, जागरूक रहे, तो फिर इन समस्याओं का आपके सामने कोई इलाज नहीं रहेगा। आज के लिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।